कहते हैं कि कुछ कहानियां हमारे लिखने से पहले ही आसमानों पर लिख दी जाती हैं। हम तो बस उनके किरदार बनकर जमीन पर आकर अपनी बिसात के मुताबिक जिंदगी जीते हैं। मेरा नाम दुआ है और मैं हमेशा से तन्हाई पसंद रही हूँ। मुझे लोगों के हुजूम से ज्यादा किताबों की खुशबू और पुराने कैफे के कोने में बैठकर डायरी लिखना पसंद है। मेरी जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह चल रही थी, यहाँ तक कि उस शाम वो मेरी जिंदगी में आया। बारिश हो रही थी और मैं शहर के एक पुराने कुतुब खाने में पनाह लिए हुए थी। मैं एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ पर उंगलियां फेर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक बहुत पुरानी और गर्द आलूद डायरी पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक और हाथ ने उसी वक्त उस डायरी को छुआ। वो एक नौजवान था जिसकी आंखों में बिला की संजीदगी और एक पुरस्कार सी कशिश थी। वो लम्हा जैसे थम सा गया। हम दोनों ही उस डायरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। माजरत, मैं ये डायरी काफी अरसे से ढूंढ रहा था, उसने धीमी और गहरी आवाज में कहा। उसके लहजे में ऐसी अपनाइयत थी कि मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कोई बात नहीं, आप ले ले, मैंने नजरें झुकाकर कहा। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसकी वो मुस्कुराहट मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गई। शुक्रिया, मेरा नाम जायान है और ये डायरी दरअसल मेरे दादा की है जो बरसों पहले यहाँ खो गई थी। इस दिन हमारी पहली बात हुई। वो कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि रूहों का वो रिश्ता था जो शायद सदियों पुराना था। जायान एक आर्टिस्ट था और उसके लफ्जों में वो जादू था जो मुझे मशहूर कर रहा था। हम घंटों इस बारिश में खिड़की के पास बैठे बातें करते रहे। उसने मुझे अपने अधूरे खाके दिखाए और मैंने उसे अपनी वो नज़में सुनाई जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाई थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जायान की जिंदगी में वो डायरी सिर्फ एक यादगार नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे रास्ते की चाबी थी जो हौलनाक सच्चाइयों की तरफ जाता था। 2 दिन बाद जब मैं दोबारा उससे मिलने के लिए उसी कैफे पहुंची, तो वो वहां नहीं था। मैंने उसे फोन किया मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं उसके घर का पता नहीं जानती थी, बस इतना पता था कि वो शहर के पुराने हिस्से में रहता है। मैं बेचैन होकर उसे ढूंढने निकली। गलियों की खाक छानते हुए जब मैं उसके बताए हुए पते के करीब पहुंची, तो मैंने देखा कि वहां लोगों का हजूम था। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और जायान के घर के बाहर पीली टेप लगी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने एक राहगीर से पूछा, यहाँ क्या हुआ है? उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, बीबी, यहाँ रहने वाले नौजवान पर हमला हुआ है। वो डायरी, वो लोग उसे ले गए और इस लड़के को लहूलुहान करके छोड़ गए। मैं वहीं सड़क पर बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कौन लोग थे और इस अधूरी डायरी में ऐसा क्या था जिसके लिए जायान की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया? मैंने ये तय कर लिया कि मैं जायान को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को भी आग में क्यों न झोंकना पड़ जाए। मेरा सांस जैसे सीने में ही कैद होकर रह गया। पुलिस का वो पीला रेन और जायान के घर के बाहर बिखरा हुआ खून देखकर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई है। मैं वो लड़की थी जो कभी ऊंची आवाज में बोलने से भी डरती थी, लेकिन इस पल मेरे अंदर एक ऐसी ताकत जागी जो मुझे खुद भी मालूम ना थी। मैंने हिम्मत जमा की और भीड़ को चीरती हुई पुलिस अफसर के करीब पहुंची। मेरी आवाज कांप रही थी मगर लहजे में जिद थी। इंस्पेक्टर साहब, जायान, वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अफसर ने मुझे अजीब नजरों से देखा। आप इसकी क्या लगती हैं? मैम, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैंने वो मुश्किल अल्फाज अदा किए। उसे सिटी अस्पताल ले जाया गया है, हालत तशवीशनाक है। लेकिन बीबी, आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस मामले से दूर रहें। वो मुझे खबरदार कर रहा था। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने दुआ मांगना शुरू की। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने हाथ उठाकर दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह, मैंने तो अभी इसे जाना भी नहीं था। उसका साथ तो अभी तो शुरू हुआ था। उसे मुझसे मत छीनना। कई घंटों के बाद जायान को होश आया। डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर जाने की इजाजत दी। जब मैं उसके बेड के करीब पहुंची तो उसके सर और हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखकर उसके लबों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट आई। दुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो लोग तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी आवाज उतनी मध्यम थी कि मुझे उसके बिल्कुल करीब झुकना पड़ा। कौन लोग जायान? और वो डायरी कहाँ है? मैंने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वो डायरी, वो उसमें मेरे दादा ने एक ऐसे खानदानी खजाने का नक्शा छुपाया था जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। बल्कि उसमें एक ऐसी वसीयत थी जो शहर के कई बासर लोगों के लिए खतरा थी। उन्होंने मुझ पर हमला किया और वो डायरी ले गए। लेकिन वो रुका और मेरा हाथ थोड़ा जोर से दबाया। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि उस डायरी का सबसे आखिरी और अहम सफा मैंने पहले ही फाड़कर कुतुबखाने की एक पुरानी किताब में छुपा दिया था। मेरा दिल धक धक करने लगा। कौन सी किताब जायान? वो किताब जिसके शेल्फ के पास हम पहली बार मिले थे, दी लास्ट रेवेन्यू। दुआ, तुम्हें वो सफा ढूंढना होगा, वरना
वरना वो लोग मुझे जेल भिजवा देंगे या मार डालेंगे। अभी जायान ने बात मुकम्मल ही की थी कि वार्ड के बाहर कुछ भारी कदमों की चाप सुनाई दी। जायान का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। जाओ दुआ, यहाँ से निकल जाओ, वो लोग आ रहे हैं। मैं तेजी से पिछले दरवाजे से बाहर निकली। मेरे पीछे 2 साए तेजी से बढ़े। मैं अस्पताल की राहदारियों में भागती रही। बारिश अब भी थमी नहीं थी, बल्कि मजीद तेज हो चुकी थी। मैं सड़क पर आई और एक रिक्शा लिया। मेरा रुख उसी पुराने कुतुब खाने की तरफ था। रात के इस पहर कुतुब खाना बंद हो चुका था, मगर मुझे किसी भी कीमत पर अंदर जाना था। मैंने अपनी खिड़की का शीशा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। अंधेरा इतना था कि मुझे अपना हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और उसी शेल्फ की तरफ बढ़ी जहां पर हम पहली बार मिले थे। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैंने वो किताब दी लास्ट एवेन्यू निकाली। मैंने तेजी से उसके सफ़ात पलटे और बिल्कुल आखिर में मुझे वो तय किया हुआ पुराना कागज मिल गया। जैसे ही मैंने वो कागज जेब में डाला, कुतुब खाने का मरकजी दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला। वो कागज हमें दे दो दुआ, वरना तुम्हारे जायान की अगली सुबह कभी नहीं होगी। एक भारी और जानी पहचानी आवाज ने मेरा पीछा किया था। ये आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। मैं अंधेरे में दबक गई। मेरा सांस सीने में अटक गया। मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी अब एक ही दांव पर लगी। मेरा दम घुटने लगा था। अंधेरे कुतुब खाने में किताबों की खुशबू अब मुझे सुकून नहीं बल्कि मौत का एहसास दिला रही थी। मेरे अपने चचा, वो इंसान जिसने मेरे सर पर हाथ रखा था, आज मेरी मोहब्बत और मेरी जान के दर पे था। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी सिसकियां बाहर न निकल सके। चचा की भारी आवाज में गूंज रही थी, दुआ बेटा बाहर आ जाओ, तुम नहीं जानती कि तुम किस आग में खेल रही हो। वो कागज मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं जायान को कुछ नहीं होने दूंगा। उनके लहजे में अब वो झूठी ममता नहीं बल्कि शिकारी की दरिंदगी थी। मैंने देखा कि उनकी टॉर्च की रोशनी किताबों के शेल्फों पर नाच रही थी। मैं रेंगती हुई दूसरी तरफ गई जहां पर सीढ़ियों के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था। मैंने जेब से वो कागज निकाला और फोन की मध्यम रोशनी में इसे पढ़ने की कोशिश की। इस पर किसी जमीन का नक्शा नहीं था बल्कि मेरे अपने खानदान के वो काली करतूत लिखे हुए थे जिनका बोझ जायान के दादा बरसों से उठाए हुए थे। मेरे चचा ने धोखे से जायान के खानदान की जायदाद हथियाई थी और उसका इल्जाम जायान के वालिद पर डालकर उन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस खानदान पर मुझे फख्र था वो कितना खोखला और जालिम था। मिल गया, चचा की आवाज बिल्कुल करीब से आई। मैंने घबराकर पीछे देखा। वो सामने खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में वही लालच जो इंसान को अंधा कर देता है। कागज मेरे हवाले करो दुआ, उन्होंने दहाड़ कर कहा। कभी नहीं चचा, मैंने हिम्मत जमा करके कहा। मैंने सब पढ़ लिया है। आपने जायान के खानदान के साथ जो किया मैं वो दुनिया को बता कर रहूंगी। वो हंसे। दुनिया को बताने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। यहाँ इस वक्त मेरे सिवा कोई नहीं। जैसे ही उन्होंने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया, कुतुब खाने के ऊपर वाले रोशनदान से एक साया नीचे कूदा। ये जायान था। उसके सर पर बंदी पट्टी से अब भी खून रस रहा था, मगर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अस्पताल से भागकर यहाँ पहुंचा था। दुआ भागो, जायान ने चचा पर छलांग लगाई। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैंने देखा कि जयान की हालत बहुत खराब थी। वो अभी मौत के मुंह से निकला था। मैंने तड़प कर जमीन से एक भारी पेपर वेट उठाया और पूरी कुव्वत से चचा के सर पर दे मारा। वो कराहते हुए एक तरफ गिरे। जयान ने मेरा हाथ पकड़ा। भागो दुआ, उनके आदमी बाहर मौजूद हैं। हम अकबी दरवाजे से बाहर निकले जहां बारिश तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। सड़कें सुनसान थी। जयान लड़खड़ा रहा था। मैंने उसे सहारा दिया। हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं दुआ, चचा की आधी पुलिस तुम्हारे चचा की जेब में है। हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां वो हमें ढूंढ ना सके, जयान ने हाँफते हुए कहा। हमने एक पुरानी टैक्सी ली और शहर के मजाफात में वाक़ एक पुरानी हवेली की तरफ रवाना हुए जो जयान के एक वफादार मुलाजिम की थी। रास्ते भर जयान का सर मेरे कंधे पर था और मैं उसकी सांसों की तरतीब को सुनकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि वो अभी मेरे पास है। हवेली पहुंचकर हमने सुख का सांस लिया, मगर ये सुकून भी आर्जी था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, जोया की नजर सामने रखी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर जयान के दादा की थी, मगर उसके साथ वाली औरत खड़ी थी, वो बिल्कुल मेरी दादी जैसी लग रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। क्या ये दुश्मनी सिर्फ जायदाद की थी या इसके पीछे कोई ऐसा खानदानी राज था जो हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए हराम कर सकता था? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तस्वीर पुरानी थी, स्याह और सफेद, मगर उसमें मौजूद चेहरे बिल्कुल साफ थे। वो औरत कोई और नहीं, मेरी अपनी दादी थी। तो क्या इसका मतलब ये था कि हमारे खानदानों की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम कभी एक नहीं हो सकते? मैंने लरसते हुए हाथों से वो तस्वीर उठाई।
जयान जो सोफे पर नीम दराज था मेरी कैफियत देखकर तड़प कर उठ बैठा। क्या हुआ दुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने ये तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। जयान ये देखो, ये मेरी दादी है। तुम्हारे दादा के साथ इनकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? जयान ने तस्वीर को गौर से देखा और उसके माथे पर सलवटें उभरी। दुआ, मेरे दादा हमेशा कहते थे कि इन्हें किसी अपनों ने नहीं बल्कि किसी बहुत करीबी ने धोखा दिया है। क्या ऐसा मुमकिन है? इसी लम्हे हवेली का पुराना मुलाजिम बाबा कमरे में दाखिल हुआ। उसने हमारे हाथ में वो तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बीबी, अब छुपाने का वक्त गुजर गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये हवेली कहकहों से गूंजती थी। आपकी दादी और जायान के दादा सगे बहन भाई थे। बाबा बरकत ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। क्या? मेरे हल्क से चीख निकली। अगर वो भाई बहन थे तो फिर ये खून खराबा, ये दुश्मनी? लालच बीबी, सिर्फ लालच। आपके दादा ने जब इस घर में कदम रखा तो उन्होंने जायदाद के बंटवारे पर ऐसी आग लगाई कि भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आपके चचा इसी नफरत को आज तक पाल रहे हैं, बाबा बरकत ने लरसती आवाज में बताया। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। जायान और मैं, हम दुश्मन नहीं थे, हम तो एक ही खानदान की टूटी हुई कड़ियां थी। जायान ने मेरा हाथ थामा, उसके लम्स में अब एक अजीब सा दुख था। दुआ, इसका मतलब यह है कि जो जुल्म मेरे खानदान पर हुआ वो तुम्हारे बड़ों ने किया? मैंने अपनी नजरें झुका ली। मुझे शर्मिंदगी है जायान, मैं नहीं जानती थी कि मेरे खून में इतनी बेवफाई है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है दुआ, उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया। हम इस नफरत को खत्म करेंगे। वो कागज, वो सिर्फ जायदाद का सबूत नहीं है, वो इन सब गुनाहों का एतराफनामा है जो तुम्हारे चचा छुपाना चाहते हैं। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। बाबा बरकत तेजी से खिड़की की तरफ भागा। बीबी, वो आ गए, काली गाड़ियां, वो लोग यहाँ पहुंच गए हैं। मेरा रंग जर्द पड़ गया। चचा ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया था? जायान ने अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए दीवार पर लटकी एक पुरानी तलवार उठाई। दुआ, तुम बाबा बरकत के साथ तहखाने की तरफ जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं जायान, तुम इस हालत में नहीं लड़ सकते, मैंने रोते हुए कहा। जाओ दुआ, तुम्हारे पास वो कागज है, उसे बचाना हमारी पहली तरजीह है। उसने मुझे धक्का दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं बाबा बरकत के साथ अंधेरे तहखाने की तरफ भागी, मगर मेरा दिल वहीं दरवाजे के पास जायान के पास रह गया। जैसे ही मैंने तहखाने का भारी दरवाजा बंद किया, ऊपर से गोलियों की तड़तड़ाहट और शीशे के टूटने की आवाजें आने लगी। मैं अंधेरे में दबक कर बैठ गई। मेरे हाथ में वो कागज था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि तहखाने की दूसरी तरफ से भी किसी के चलने की आवाज आ रही है। कोई और भी था जो वहां पहले से मौजूद था। मैंने अपने फोन की टॉर्च चलाई तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां मेरे चचा का बेटा, मेरा कजन अरसलान खड़ा था, जिसके हाथ में एक मशल थी और उसके चेहरे पर एक जुनूनी मुस्कुराहट थी। दुआ, तुमने सोचा कि तुम इस पुरानी हवेली में बच जाओगी? ये हवेली जितनी जायान की है उतनी ही मेरी भी है। उसने कदम आगे बढ़ाया। तह खानों की नमी और घुटन में अरसलान का चेहरा इस मशल की रोशनी में किसी डरावने साए की तरह लग रहा था। ऊपर से मुसलसल गोलियों की आवाजें आ रही थी और यहाँ नीचे मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन बनकर खड़ा था। अरसलान, तुम तो शहर से बाहर थे। मेरी आवाज बमुश्किल हल्क से निकली। मैंने वो कागज अपने सीने से और जोर से भींच लिया। शहर से बाहर? दुआ, तुम कितनी मासूम हो। अब्बू ने मुझे उस दिन से तुम्हारे पीछे लगा रखा था जिस दिन तुम इस कुतब खाने में जयान से मिली थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। मशल की आग उसकी आंखों में नाच रही थी। वो कागज मुझे दे दो, वरना मैं इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगा। जयान ऊपर मरेगा और तुम यहाँ नीचे खाक बन जाओगी। तुम ऐसा नहीं करोगे अरसलान, हम एक ही खून है, मैंने पीछे हटते हुए कहा, मगर पीछे दीवार थी। खून? वो हकारत से हंसा। खून का रिश्ता तब खत्म हो गया था जब तुमने अपने बाप के कातिल से गद्दारी की। ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जैसे हवेली का मरकजी दरवाजा टूट गया हो। मेरी ममता और मेरी मोहब्बत तड़प उठी। जायान, मैंने चीख कर उसे पुकारा। अरसलान ने मौका पाकर मेरा हाथ मरोड़ा और वो कागज छीनने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और करीब पड़ी एक पुरानी लकड़ी की पेटी उसके पैरों पर दे मारी। वो कराहता हुआ गिरा और मशल उसके हाथ से छूटकर खुश्क लकड़ियों के ढेर पर जा गिरी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। तहखाने में धुआं भरने लगा। मैंने मौका गनीमत जाना और सीढ़ियों की तरफ भागी। अरसलान पीछे चीख रहा था, मगर धुएं की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, हाल का मंजर देखकर मेरे आंसू निकल आए। जायान जख्मी हालत में एक सतून के सहारे खड़ा था। उसके सामने 3 मुसल्लह आदमी खड़े थे और मेरे चचा इनके पीछे फतूहमंदाना अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। दुआ, रुक जाओ, जायान ने मुझे देखकर कराहते हुए कहा।
बेटी तुम आ गई हो? चचा ने पिस्तौल जयान की कनपट्टी पर रख दी। अब ये कागज मेरे हवाले करो, वरना जयान का आखिरी लम्हा अभी शुरू हो जाएगा। मैं साकित रह गई। एक तरफ वो सच था जिसके लिए जयान के खानदान ने कुर्बानियां दी, और दूसरी तरफ जयान की जिंदगी। मैंने कांपते हाथों से वो कागज आगे बढ़ाया। नहीं दुआ, ये मत करना, जयान चीखा। खामोश, चचा ने उसे ठोकर मारी और कागज मेरी तरफ से झपट लिया। उन्होंने वहशियाना खुशी के साथ वो कागज खोला, मगर जैसे ही उनकी नजर तहरीर पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। ये क्या है? ये तो कोरा कागज है। वो दहाड़े और मेरी तरफ पलटे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। मेरे लहजे में अब एक अजीब सी ताकत थी। वो असल कागज तो मैं बाबा बरकत को देकर यहाँ से पहले ही निकाल लिया है चचा। ये सिर्फ एक जाल था ताकि मैं आपको उलझा सकूं और जयान तक पहुंच सकूं। चचा के पैरों तले से जमीन निकल गई। तुमने अपने बाप जैसे चचा को धोखा दिया। आपने मेरे एतमाद का कत्ल किया है चचा, और अब पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचती होगी, क्योंकि बाबा बरकत इस कागज के साथ सीधे शहर के थाने गए हैं। मैंने दो टोक जवाब दिया। चचा गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली हरकत दी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर गोली की आवाज के बजाय हवेली की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। तहखाने की आग ऊपर तक पहुंच चुकी थी और छत का एक भारी हिस्सा बराह रास्त उन मुसल्लह आदमियों और चचा के बीच आ गिरा। चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। मैंने भागकर जायान को उठाया। जायान उठो, हमें निकलना होगा। हम जैसे ही बाहर निकले, दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरी हवेली आग की लपेट में थी और हमारे पीछे वो तमाम गुनाह और नफरतें भी जलकर राख हो रही थी, जिन्होंने दो खानदानों को बरसों से अलग कर रखा था। आग की बुलंद होती हुई लपटें स्याह आसमान को छू रही थीं। पीछे हवेली के पुराने शहतीर टूटकर गिरने की आवाजें आ रही थीं, जैसे सदियों पुरानी नफरत की इमारत जमीन बोस हो रही हो। मैंने जयान का हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ था और हम दोनों लड़खड़ाते हुए दूर सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। धुएं की वजह से मेरा दम घुट रहा था और आंखें जल रही थी, मगर मेरा दिल हल्का था। वो बोझ जो मैंने अपने चचा के रूप में अपने कंधों पर उठा रखा था, आज उतर गया था। पुलिस की गाड़ियां हवेली के सामने आकर रुकी। हमजा, जो पुलिस फोर्स में था और मेरा कजन लगता था, गाड़ी से उतरा और हमारी तरफ लपका। दुआ, जायान, तुम लोग ठीक हो? उसने हमें सहारा दिया। हम ठीक है हमजा। मैंने पीछे मुड़कर जलती हुई हवेली की तरफ इशारा किया, लेकिन अंदर चचा और अरसलान है, जिसकी छत अब मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर शिद्दत इतनी थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। चंद घंटों की जिद्दोजहद के बाद जब आग पर काबू पाया गया, तो पुलिस को वहां से दो लाशें मिली। चचा और अरसलान अपनी जायदाद की हवस के साथ इस मिट्टी में मिल गए थे, जिसे वो हथिया लेना चाहते थे। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। जायान ने मेरे सर पर अपना जख्मी हाथ रखा। दुआ, जो हुआ वो उनके अपने अमाल का नतीजा था। तुमने एक सच को बचाकर बहुत से मासूमों का हक उन्हें लौटाया है। एक हफ्ता गुजर गया। शहर की फिजा बदली हुई थी। जायान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने पुराने घर में मुंतकिल हो चुका था, जो अब कानूनी तौर पर उसका था। बाबा बरकत ने वो असल कागज पुलिस को दे दिया था, जिसने ये साबित कर दिया कि जायान के वालिद बेगुनाह थे और उन पर लगाया गया चोरी का इल्जाम एक घिनौनी साजिश थी। मैं अपनी डायरी लिए उसी पुराने कतब खाने में बैठी थी जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। कतब खाने की वो पुरानी खिड़की अब नहीं लग चुकी थी, मगर किताबों की वही पुरानी खुशबू अब भी वही थी। अचानक मेरे सामने वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। मैंने सर उठाकर देखा तो जायान था। उसके चेहरे पर अब कर्व नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था। उसने वो अधूरी डायरी मेज पर रखी। उसके आखिरी जुमले अब भी खाली हैं दुआ, उसने मुस्कुराकर कहा। तो उन पर क्या लिखना चाहिए? मैंने अपनी कलम उठाई। जायान ने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखकर बोला, कुछ पर एक नया आगाज लिखो। एक ऐसी कहानी जिसमें खानदानों की दुश्मनी नहीं, बल्कि दो रूहों का मिलन हो, जिसमें खौफ नहीं बल्कि एतबार हो। मैंने डायरी के उस सफेद पन्ने पर आहिस्ता से लिखा, मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती अगर एतबार मुकम्मल हो। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, मगर आज इस बारिश में खौफ नहीं था, बल्कि जिंदगी के नए रंग थे। मैंने जायान की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि वो डायरी दरअसल हम दोनों की किस्मत थी, जिसने हमें हजारों तलखियों के बावजूद एक दूसरे तक पहुंचा दिया था।